हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 20 अप्रैल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे पहली शिफ्ट में। तो सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, 50 के 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो इनका एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, मैथ के, जीके के, साइंस के और रीजनिंग के। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और जो पेपर में आया था वही क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था आपके पास। तो क्वेश्चन में था, सबसे पहले आपके पास जीके से रिलेटेड 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो चंबल नदी है वो बहती है। आपसे ये पूछा गया था कि कौन से राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना था। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है मध्य प्रदेश पे, जिसने भी क्लिक किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आनंदपुर साहिब जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, सबको पता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जीके में कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सहित आपको बताना था न्यायाधीशों के कितने पद होते हैं। तो 34, 33, 31 या 30। तो इसका सही उत्तर जो हो जाना था वो हो जाना था आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 34 जो पद होते हैं टोटल मुख्य न्यायाधीश के सहित जो उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें 34 पद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे जीके में पूछा गया था कि बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और डैश के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज से। तो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है भारत और कौन से देश के बीच खेली जाती है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो खेली जाती है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाती है। कौन सी बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य आबादी से में सबसे कम है। तो कौन सा राज्य है जो आबादी में सबसे कम है, सबको पता है वो कौन सा है, सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गोरखपुर राज्य में स्थित है, गोरखपुर जिले में स्थित है, माफ कीजिएगा, गोरखपुर जिले में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जीके के कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय थे कौन। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा को पास किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था। तो सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को कौन सी तारीख को मारा था, इंग्लैंड के अंदर ये मारे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाना था, यानी कि मार्च 1940 को। तो मार्च 1940 को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो गुजरात उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो वो गुजरात उच्च न्यायालय जो है वो अहमदाबाद जिले में स्थित है, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की विदेश खुफिया एजेंसी है। रॉ के वर्तमान मुख्य प्रमुख कौन है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है उसके जो विदेशी खुफिया एजेंसी जो है रॉ के वर्तमान जो प्रमुख हैं वो कौन है। तो रॉ के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो है आपके पास सामंत गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाना था। एक एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेके आए कि जो क्वेश्चन जो थे आर्मी अग्निवीर 20 अप्रैल को जो पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो जिनका भी 20 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में जो एग्जाम था, तो उनके सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि आगे आने वाले कैंडिडेट जिनका एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आमेर का किला, तो आमेर का किला है आपके पास राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है कौन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाना है बिस्वा भूषण हरिचंद। बिस्वा भूषण हरिचंद को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। जीके के अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जलदापाड़ा अभ्यारण्य कौन सा। जलदापाड़ा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जलदापाड़ा भी बोलते हैं इसे, तो कौन से राज्य में ये स्थित है। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर
सी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो जल्दापारा जो अभ्यारण्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? कौन सा FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? किसने जीता है ये? तो ये जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने। तो कौन से राज्य, कौन से देश ने जीता है FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? वो जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और जीके में जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य जिसमें मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो वो है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत का कौन सा राज्य है जो मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? वो केरल राज्य। तो ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। तो 15 में से आपने कितना स्कोर सही किया है कमेंट में करके बताएंगे जीके का। आगे बढ़ते हैं साइंस का, जो जनरल साइंस थी आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। साइंस के भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रत्यमल पदार्थ क्या है? पेट में अम्लता के उपचार के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला जो प्रत्यमल्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना था। साइंस के अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डैश मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? तो कौन सा स्थल है मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्णतः पचा लेता है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना था, छोटी आंत। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तीव्र रोग, उच्च रक्तचाप, फ्लू, गले का संक्रमण, सामान्य जुकाम। तो तीव्र रोग का उदाहरण जो नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो वो था उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। साइंस के अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? किस रोग के कारण जो होता है स्मृति लोप होता है, लॉस ऑफ मेमोरी जिसे आप बोलते हो, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप यानी कि जब भूलने की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं अल्जाइमर रोग होता है। तो अल्जाइमर रोग के कारण आपको क्या होता है? भूलने की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? एक क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जानता है उदासीकरण इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना था, उदासीनीकरण उसे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। ये सबको पता है, रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? किसने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की जो थी वो खोज की थी? किसने की थी? तो ये की थी किसने? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किसने चुंबकीय विद्युतीय प्रेरण की खोज की थी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी? ये की थी फैराडा ने। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं? जो लंग्स होते हैं हमारे पास, पार्ट ऑफ विच सिस्टम, किसका हिस्सा होते हैं? तो ये होते हैं आपके पास किसका? श्वसन तंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना था कि श्वसन तंत्र का हिस्सा होते हैं कौन? फेफड़े। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि मानव शरीर का कौन सा पार्ट है जिसकी, पाचन तंत्र का कौन सा पार्ट है जिसकी लंबाई सबसे लंबी होती है? मानव शरीर नलिका, आहार नलिका जो होती है यानी कि एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, तो किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है आपके पास किसकी? ऑप्शन नंबर बी, शुद्धांत्र। शुद्धांत को आप क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जिसे आप बोलते हो। किसकी? छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं कि मुख्य पदार्थ तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो अर्थक्वेक जो होता है प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिंस। तो मुख्य प्रघात जो तरंग होती है उसके शुरू होने से पहले भूकंप जो है वो किस तरह की तरंगे उत्पन्न करता है? तो वो करता है इंफ्रारेड साउंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाना था। साइंस के अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रबर के वल्नीकरण में प्रयुक्त अधातु डैश है। रबर के वल्नीकरण में जो प्रयुक्त धातु होती है वो डैश होती है। कौन सी होती है? फास्फोरस होती है, सल्फर होती है, ग्रेफाइट होती है या आयोडीन होती है? तो इसका जो सही आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर बी होना था, सल्फर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि आमतौर पर हृदय स्पंदन की दर डैश के रूप में मापी जाती है। तो जो हार्ट बीट होती है वो किस तरीके से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है प्रति मिनट पल्स दर यानी कि पल्स रेट पर मिनट।
ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप क्या मापते हैं, हृदय स्पंदन को मापते हैं, हार्ट बीट को मापते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा डैश और डैश होता है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो आभासी और सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब यानी कि कनकेव जो लेंस होता है, यानी कि अवतल जो लेंस होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि वसा के पाचन का प्रमुख भाग डैश की सहायता से होता है। तो मेजर पार्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो वसा के पाचन का जो प्रमुख भाग होता है वो डैश की सहायता से होता है। वो किसकी सहायता से होता है, वो बाइल जूस यानी कि पित्त रस की सहायता से होता है। जो फैट जो डाइजेस्ट होता है यानी कि वसा जो पचता है वो पित्त रस यानी कि बाइल जूस की वजह से पचता है। और आखिरी क्वेश्चन जो आपके पास साइंस में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाना था कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो ये थे पूछे गए थे साइंस के 15 क्वेश्चन। 15 में से आपके साइंस में कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट करके बताएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले पोर्शन जो कि है आपके पास किसका, मैथ का पोर्शन, की मैथ में कैसे इसको सॉल्व करना था, कितने क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। तो मैथ में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आज हम देख लेंगे आपकी कितने क्वेश्चन सही है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं उसे डैश कहलाता है। तो आपको सीधी सी बात है, जिसकी 8 भुजाएं होगी उसे क्या कहा जाएगा, अष्टभुज कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो मोनू की आयु कितनी होगी, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करना था। आपको सोनू और मोनू की आयु दे रखी है, एक सोनू दे रखा है और एक मोनू दे रखा है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 9:12। और यहाँ पर सोनू की आयु दे रखी है कितनी, 27 वर्ष दे रखी है, यानी कि सोनू की आयु यहाँ कितनी है, 9 है। तो 9 की वैल्यू यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू या 9x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 27। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के। हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, मोनू की आयु आपसे पूछ रहा था तो 12 की वैल्यू निकाल दें। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यानी कि मोनू की जो आयु थी वो 36 साल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाना था। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सही हमने अटेम्प्ट करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मैथ के। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा है 60, उनका महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया था। तो दो संख्याएं दे रखी हैं 4:5 दे रखी हैं। आपको पता है कि जब अनुपात हटता है तो x भी हमारा ले लेना है हमने। इनका अगर हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो वो आएगा 20x। इनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम जब हम निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक आएगा 20x और 20x की वैल्यू दे रखी है 60। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 60/20 कितना होता है, 3। और यही क्या होगा, इसका महत्तम समावर्तक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाना था। इसका सही आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी 3 पे क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। ये औसत दे रखी है। पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रमशः 20 और 28 है। तो तीसरे व्यक्ति की आपको बतानी है। तो 3 बंदे यहाँ पर दे रखे हैं। 3 बंदों की आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि औसत जो होता है, औसत गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसके, जोड़ के बराबर होती है। तो औसत कितनी दे रखी है हमें, 34 दे रखी है। कितनी बंदों की दे रखी है, 3 बंदों की दे रखी है। तो ये आ जाएगा 102। तो टोटल जोड़ कितना आ जाएगा, 102। यानी कि पहले बंदे का जोड़ कितना, पहले बंदे की आयु आपको 20 दे रखी है, दूसरे की 28 दे रखी है और तीसरे बंदे की आपको निकालनी है। और इन सबका जोड़ किसके बराबर है, 102 के बराबर है। तो तीसरे बंदे का जो आएगा वो हम क्या करेंगे, 102 में से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 48 जो है वो माइनस हो जाएगा और आपके पास कितना रह जाएगा, 54 रह जाएगा। तो यानी कि तीसरे बंदे की जो आयु थी वो 54 वर्ष थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते थे। तो जिसने भी 54 पे क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 3m माइनस में 4n का होल स्क्वायर, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर कितना होगा, 9m स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा 2ab यानी कि 2 तिया 6, 6 चौके 24 mn आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आना था कितना, 24 mn। एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए। तो 9m स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, 24 mn आ जाएगा। और प्लस में आ जाएगा कितना, 4n का स्क्वायर कितना होता है, 16n स्क्वायर होता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना था। तो 9m स्क्वायर माइनस में 24 mn प्लस में 16n स्क्वायर, इसका करेक्ट जिसने भी इस पर क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि x का मान यहाँ पर बताना है कि x का मान कितना होगा। तो 2 जो है वो अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x जमा में 6
माइनस 4 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x, 4 को -5 से करेंगे तो आ जाएगा -5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। फिर आ जाएगा -x जमा 2 इज इक्वल टू कितना, 3 था। तो 4x से 4x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 और 2 कितना होता है हमारे पास, 11 12 13 होता है। तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक मिनट गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, 2 या 4x जमा 6 हो गया, माइनस में 4x, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी है हमने थोड़ी सी, दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो था वो हो जाएगा हमारे पास 4x जमा में 6, माइनस को x से गुणा, माइनस को 4 से करेंगे तो -4 को x से करेंगे तो -4x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 20 आ जाएगा यहाँ पर। -x जमा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। 26 जमा 2 कितना हुआ, 6 और 2 20 कितना हुआ 26, 26 जमा 2 कितना हुआ 28, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना था, 25। तो जिसने भी 25 पे क्लिक किया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20 मिलीलीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 20 मिलीलीटर है, ध्यान रखिएगा 20 ml है, इसके अंदर 4 लीटर पानी, ये लीटर में है, पानी मिलाया गया है। तो आपके पास किसका अनुपात पूछ रहा है, दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो 20 मिलीलीटर है, 4 लीटर में कितने होते हैं, 1000 लीटर, यानी कि 4000 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना, 4000 मिलीलीटर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। कटिंग करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 2 1 कम में 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1 अनुपात 200 इसका आंसर हो जाना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने भी 1 अनुपात 200 पे किया है वो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7/10 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम इसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 70% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाना है। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शांति की 3 पुत्रियां हैं, उनकी औसत आयु 15 है, उनमें से 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो नया औसत कितना होगा। नया औसत आपको बताना है। तो 3 पुत्रियां हैं, या फिर से वही फॉर्मूला लगेगा क्या, औसत गुणा में क्या होता है, संख्या, बराबर क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो कितनी पुत्रियां हैं, हमारे पास 3 पुत्रियां थी, औसत 15 थी, तो जोड़ कितना हो जाएगा 45। फिर उसने एक पुत्री को और गोद ले लिया तो पुत्री कितनी होगी, अब 4 हो गई, और एक पुत्री की जो आयु थी वो 11 थी, तो नया जोड़ कितना हो गया, 56 हो गया। तो औसत बतानी है तो हम क्या करेंगे, 56 को 4 से भाग कर देंगे तो नई औसत कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नई औसत कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 4 घंटों में एक व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 6 घंटों में उसकी गति 45 किलोमीटर रहती है, तो गतियों के औसत और औसत गति का अनुपात आपको बताना है। तो आपको क्या बताना था, गतियों की औसत और औसत गति का अनुपात आपको यहाँ पर बताना था कितना है। तो कहता है कि 4 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है ना, 4 घंटे में कितने, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। और कहता है कि 6 घंटे में 45 की स्पीड से जाता है। तो पहले तो हम पूरी दूरी देख लेते हैं कितनी दूरी यहाँ पर आई है। तो 4 घंटे में 45 की स्पीड से अगर जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 6 घंटे में अगर 45 की स्पीड से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो टोटल दूरी जो तय होगी वो 410 की किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो अगर मैं इसकी औसत गति निकालूं यानी कि एवरेज स्पीड निकालूं यहाँ से, तो यह आ जाएगा 410 बटे में कितना, कितने घंटे में तय हुई है ये, 10 घंटे में। तो 410 बटे इसको करेंगे तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 41। ठीक है, और कह रहा है कि ये तो आ गई हमारे पास औसत गति, और गतियों का औसत आपको निकालना है। तो गतियों का औसत गति कितनी है, 35। तो यानी कि गतियों का औसत जब मैं निकालूंगा तो आएगा 35 जमा में 45 बटे में 2। तो 35 जमा में 45 कितना होता है, 80 होता है। तो 80 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि गतियों का औसत कितना है, 40। आपको इनका अनुपात बताना है। तो अनुपात आपको बता रहा, तो गतियों का औसत है 40 और औसत गति कितनी है, 41। तो 40 बटे 41 इसका आंसर हो जाना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेट को 7:9 में बांटते हैं, तो राम की चॉकलेट ज्ञात कीजिए। तो राम की चॉकलेट आपको ज्ञात करने कितनी है, 320 पैकेट है। राम का अनुपात कितना है, राम का अनुपात 7 है, कितने में से 7 और 9 कितना हुआ, 16।
तो 16 दूनी 32 होता है, ये कट जाएगा तो राम के पास कितने पैकेट आएंगे, 140 पैकेट आएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड था, रेशियो मेथड यहाँ पर आपको लगाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो मैथ में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के आसन फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, परिणाम घनाभ का आयतन आपको बताना है, क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ा गया है, ऐसे दो घन हैं आपके पास 7-7 सेंटीमीटर वाले, एक घन और इसके साथ जोड़ा गया ऐसे, और ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसकी ऊंचाई भी 7 होगी। तो इसका घनाभ का आपको आयतन बताना है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 14, यानी कि लंबाई हो जाएगी 14, चौड़ाई आपकी 7 ही रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 7 रहेगी। तो क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है, यानी कि जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यही होता है। तो हमने इनको गुणा किया और गुणा करने के बाद इन सबको जब आप गुणा करेंगे, यानी कि 14 इंटू 7 इंटू में 7 करेंगे तो 686 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 686 सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ के अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 400 रुपये 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि कितना ब्याज लगा है। तो 480 आपका मिश्र धन है, मूलधन है 400, तो ब्याज कितना लगा, 80 लगा। कितने वर्षों में लगा, 4 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना लगेगा, 20% लगेगा। ठीक है ना। ये 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाते हैं, तो प्रति वर्ष आपको बताना है साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो 480 रुपये हैं जो 400 हो जाते हैं, 400 रुपये जो है वो 4 वर्षों में 480 हो जाता है। तो कितने का ब्याज लगा 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितने का ब्याज लगा, 4 वर्षों में जो ब्याज लगा वो लगा कितने का आपका, 80 रुपये का। तो एक वर्ष में कितने का ब्याज लगेगा, 20 का ब्याज लगेगा। अभी आपका जो 20 का ब्याज लगा है ये किस पे लगेगा, ये मूलधन पे लगेगा, यानी कि 400 पे लगेगा। तो 20 400 का कितना प्रतिशत है, कटिंग कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी 5% पे क्लिक किया था उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी पानी की टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटों में भर देते हैं, दोनों एक साथ टंकी को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ए और बी हैं, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 15 घंटे में करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है ना, ये लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। तो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 30 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टाइम कितना लग जाएगा, 6 घंटे लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 घंटे में अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो पूरी टंकी जो है 6 घंटे में भर जाएगी। मैथ के आखिरी क्वेश्चन में, यानी कि आपका 20 अप्रैल 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके पहली शिफ्ट में जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, वो पूछा गया था कि 12, 18 और 24 का महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया था, कितना कितना होगा, एचसीएफ पूछा गया था। तो 12, 18 और 24 का जब आप महत्तम समावर्तक निकालते हो तो आप क्या करते हो, कोई भी दो नंबर का अंतर कर लो। जैसे मैं 12 और 18 का अंतर करता हूं तो कितना आता है, 6 आता है। तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, क्योंकि 6 12 को भी भाग कर देता है, 18 को भी कर देता है, 24 को भी कर देता है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैथ में आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जीके के, साइंस के और मैथ के 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 45 क्वेश्चन आपके यहाँ से थे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से थे। तो रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि डी का मान 4 है, ए एंड डी का मान कितना है, 19 है, तो ए डी एम का मान बताना था। तो डी का मान वैसे भी 4 ही होता है, ए का मान 1 होता है, एन का मान 14 होता है, डी का मान 4 होता है। तो इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो इसी तरह से ए डी एम आपसे पूछा गया था, तो ए का मान 1 होता है 4 और इसका एम का मान होता है कितना, एम का मान होता है आपके पास 13। इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी 18। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रीजनिंग के अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहता है कि एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर उसके रैंक 27 है, नीचे से उसका रैंक 5 है। एक पंक्ति में ऐसे खड़ी है तो ऊपर से, यानी कि ऊपर से उसका रैंक कितना है, 27 है, और नीचे से उसका रैंक अगर देखते हैं तो नीचे से उसका रैंक कितना है, 5 है। तो नीचे से उसका रैंक 5 है और ऊपर से कितना है, 27 है। आपको पंक्ति में बताना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 27 + 5 - 1 आपको कर देना है। ये 27 लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको जो हो जाना था वो हो जाना था 27 + 5 - 1 आपको कर देना। तो 27 + 5 कितना होता है, 32, 32 - 1 कितना हो जाएगा, 31। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाना था। तो 31 लड़कियां जो थी वो पंक्ति में खड़ी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि आपके पास कैचर दे रखा था, CATCHER, और इसका जो कोड आपको दे रखा था वो दे रखा था ECVE
JGT दे रखा था। आपको बताना था कि लेदर LEATHER का कोड क्या था। LEATHER का कोड आपको बताना था कितना था। तो यहाँ पर आपको कोड फाइंड करना था कि कोड क्या रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए थी, लेकिन हम सीधा सीधा करते हैं। तो सी में अगर मैं जमा 2 करूँगा तो ई आएगा, फिर जमा दो करूँगा टी में, ई में जमा 2 करूँगा, एच में जमा 2 करूँगा, तो ये कोड लग रहा था। तो इसी तरीके से अगर एल दे रखा है तो एल में जमा 2 करेंगे, तो एल में जमा 2 करेंगे क्या आएगा, एन आएगा। फिर ई दे रखा था, ई में जमा 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जी आएगा। फिर ए दे रखा था, ए में जमा 2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि एन जी सी। इसके बाद आपके पास टी दे रखा था, तो टी में जमा 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, वी आएगा, तो NGCV आएगा। तो NGCV आपके पास NGCV ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे रीजनिंग में पूछा गया था कि सम्मेलन अध्यक्ष अखबार यानी कि कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें चेयरमैन होता है, न्यूज़पेपर में कौन होता है, न्यूज़पेपर में होता है संपादक यानी कि एडिटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग में पूछा गया था वो पूछा गया था कि यूजुअल का कूट संकेत 74 है, यानी कि यूजुअल जो वर्ड दे रखा था उसका जो संकेत है वो 74 है। आपको बताना था फिनिश का। तो यूजुअल का जो कोड दे रखा था वो 74 दे रखा था। तो यू की जो वैल्यू थी, यू की वैल्यू होती है 21 जमा में एस की वैल्यू कितनी होती है 19 जमा में यू की वैल्यू फिर से 21 होती है, ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है। इन सबको जोड़ेंगे तो 74 आएगा। इसी तरह से फिनिश का आपको कोड बनाना था FINISH का। इसका कोड बताना था, तो एफ की वैल्यू होती है 6, आई की वैल्यू होती है 9, आई और एन की वैल्यू होती है 14, आई की वैल्यू 9, एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू होती है आपके पास 19 और एच की वैल्यू होती है 8। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ के आपके पास जो कोड बनेगा वो बनेगा कितना, 65 का कोड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना था, 65 इसका सही आंसर हो जाना था। तो दोस्तों ये थे हमारे पास रीजनिंग के भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पेपर में पूछे गए थे 20 अप्रैल के। तो 5 में से कितना स्कोर आपका सही गया है वो आप कमेंट में करके बताएंगे। और ये जो वीडियो थी आपके जो भी प्रीवियस कर जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उनको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो ये था एग्जाम एनालिसिस 20 अप्रैल 2023 का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कितना स्कोर आपका सही गया है 50 में से वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह की और एग्जाम एनालिसिस के साथ। अग्निवीर की तैयारी के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।